चलिए, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के इस सेशन में हम 10 मई के सभी करंट अफेयर को विथ डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पसंद आए तो क्या करना है, लाइक कर दीजिएगा। और रोज मैं आपको इन्फॉर्म करता हूं कि आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसकी पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। डन। चलिए, 10 मई के करंट अफेयर पर चलने से पहले क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया था कुछ समय पहले ही? वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे हर साल कब मनाया जाता है? सेकेंड क्वेश्चन, और जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किन दो स्थानों को अलग करता है, किन दो प्लेसेस को अलग करता है? तीनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि इनका आंसर क्या है। तब तक हम चलते हैं 10 मई के करंट अफेयर पर। सबसे पहला क्वेश्चन, 100 अरब डॉलर का प्रेषण मतलब रेमिटेंस प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? पहले देखिए, यहां पर आपको रेमिटेंस समझना पड़ेगा कि ये क्या है। देखिए, भारत के बाहर, भारत के जो एनआरआईज रहते हैं, नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस रहते हैं, वो वहां पर कमाकर, भारत के बाहर पैसा कमाकर भारत में धनराशि भेजते हैं। वैसे ही सारे देशों के लोग अलग अलग देशों में कमाने जाते हैं और वहां से पैसा कमाकर अपने देश को भेजते हैं, ऑनलाइन माध्यम से, बैंकिंग माध्यम से, और जैसे भी हो सकता है। इसे कहा जाता है रेमिटेंस। हाल ही में देखिए, 100 अरब डॉलर का रेमिटेंस प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बना है इंडिया। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपको यहां पर आंसर मिल जाता है, आंसर सी। रेमिटेंस जब एक प्रवासी अपने मूल देश को बैंक, पोस्ट या फिर ऑनलाइन माध्यम से, बैंकिंग माध्यम से जब धनराशि भेजता है कमाकर, तो इसे कहा जाता है रेमिटेंस, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र इमिग्रेशन एजेंसी, इसकी एक रिपोर्ट आई है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन 2022 रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत में 100 अरब डॉलर का रेमिटेंस भेजा गया है। ठीक है, 100 अरब डॉलर का रेमिटेंस भारत ने रिसीव किया है और ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला देश बना है। ओके, यहां पर नए जो रिपोर्ट्स आई है, जो आंकड़े आए हैं, उसके अनुसार जितने भी भारत के प्रवासी भारतीय हैं, उन्होंने मिलकर पिछले एक साल में 111 अरब डॉलर का रेमिटेंस इंडिया भेजा है। तो शीर्ष रेमिटेंस प्राप्त देश की बात करें तो यह हो जाता है इंडिया। सेकेंड नंबर पर इस लिस्ट में है मैक्सिको, थर्ड पर चाइना, फोर्थ पर है फिलीपींस, पांचवें पर है फ्रांस। लेकिन आप टॉप 3 याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। पहला इंडिया, सेकेंड मैक्सिको और थर्ड चाइना। डन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। जॉन स्वाइनी को किस देश का प्रथम मंत्री नियुक्त किया गया? तो जॉन स्वाइनी प्रथम मंत्री बने हैं, फर्स्ट मिनिस्टर बने हैं स्कॉटलैंड के। आंसर हो जाएगा आंसर डी। अब आपके दिमाग में आएगा, सर आपने यहां पर प्रधानमंत्री नहीं बोला, फर्स्ट मंत्री बोला है, प्रथम मंत्री की बात की है। तो इसके लिए आपको पहले स्कॉटलैंड को समझना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये प्रथम मंत्री क्यों है। तो देखिए, स्कॉटलैंड की बात करें तो यूरोप का एक देश है और ये जहां पर स्थित है वो ग्रेट ब्रिटेन का एरिया है। मतलब ग्रेट ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, ये 3 देश मिलकर बनते हैं ग्रेट ब्रिटेन। अगर हम यहाँ पर नॉर्दर्न आयरलैंड को भी सम्मिलित कर लें तो ये चारों मिलकर बन जाते हैं यूनाइटेड किंगडम। अब यूनाइटेड किंगडम का क्या होता है, एक अकेला प्रधानमंत्री होता है जो वर्तमान में है ऋषि सुनक। अब ये अलग अलग देश है, तो यहाँ की जो व्यवस्था है, जो कार्य है, उनको संचालित करने के लिए यहाँ पर प्रथम मंत्री होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री यूनाइटेड किंगडम का एक ही है। वो कौन है? ऋषि सुनक। ठीक है, तो अब स्कॉटलैंड में प्रथम मंत्री बने हैं कौन? जॉन स्वाइनी। ये स्कॉटलैंड की जो पार्लियामेंट है उसके प्रति उत्तरदायी है और स्कॉटलैंड का जितना भी काम है, जैसे प्रधानमंत्री होता है वैसे वहां पर फर्स्ट मिनिस्टर संभालता है, और ये अभी कौन बने? जॉन स्वाइनी। क्लियर हो जाता है। तो यह है स्कॉटलैंड, जो कि ग्रेट ब्रिटेन के उत्तर में स्थित देश है। ओके, यहां पर इमेज देख सकते हैं जॉन स्वाइनी की। तो स्कॉटिश नेशनल पार्टी के सदस्य हैं जॉन स्वाइनी। इन्हें हाल ही में यूरोपीय देश स्कॉटलैंड का फर्स्ट मिनिस्टर नियुक्त किया गया। इनके पहले इस पद पर हमजा यूसुफ थे, जिनके इस्तीफे के बाद अब बने हैं फर्स्ट मंत्री स्कॉटलैंड में जॉन स्वाइन। क्लियर हो जाता है। यहां पर
जॉन स्वाइनिस के पहले भी देखिए उप प्रथम मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं स्कॉटलैंड में ही, लेकिन अब ये प्रथम मंत्री बने हैं और यही इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखिए। स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है और इसकी कैपिटल है एडिनबर्ग। कंफर्म। अब आपके लिए आज के लिए आपके लिए ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। तो देखिए सीटेट, ओके, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो सेंट्रल के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, इसका आप सभी के लिए कोर्स आज 91 रुपीज में अवेलेबल है। ओके, देखिए स्टेट जो टेट होती है, हर स्टेट में राजस्थान ले लें, उत्तर प्रदेश में सुपर टेट होती है, मध्य प्रदेश, हिंदी बेल्ट के जितने भी स्टेट है जहां पर टेट की एग्जाम का आयोजन किया जाता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उनके लिए भी ये कोर्स है। ठीक है ना, सभी एग्जाम यहां पर कवर हो जाएगी जितने भी स्टेट में टेट की एग्जाम होती है, और सेंट्रल में जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो भी आपकी इसी सिंगल कोर्स में कवर हो जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, और जैसा कि मैं आपको रोज ही बताता हूं, इंटरफेस अगर आप देखना चाहते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां पर देखिए पेडागोजी और चाइल्ड साइकोलॉजी ये कंप्लीट हो चुके हैं और इन्वॉल्वमेंट की क्लासेस लगातार चल रही है। लाइव बैच है आप सभी के लिए, 100+ क्लासेस हो चुकी है, 100+ नोट्स भी आपको अंदर ही अवेलेबल है, और इसके अलावा टेस्ट के लिए मॉक टेस्ट भी आप लगा सकते हैं। तो यहां पर इंटरफेस पे जब आप जाएंगे तो बाय नाउ पर क्लिक कीजिए, वहां से आप ओनली 91 रुपीज में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर डेमो वीडियो भी डला हुआ है, अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो ये भी आपको हर कोर्स में अवेलेबल होता है, तो यहाँ जाकर आप देख सकते हैं। डन। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है सीटेट की कोर्स के लिए, तो आप वहां पर क्लिक करके डायरेक्ट कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारे। यूनाइटेड नेशन द्वारा किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई? तो हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड फुटबॉल डे के रूप में मनाने की घोषणा की है 25 मई को। ओके, तो अब हर साल वर्ल्ड फुटबॉल डे कब से मनाया जाएगा? 25 मई को हर साल मनाया जाएगा इस साल से। अब 25 मई को ही क्यों चुना गया? तो देखिए पहले अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की 100वीं वर्षगांठ है। 25 मई 1924 को पेरिस में ओलंपिक खेलों के दौरान पहले अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। तो 100वीं वर्षगांठ की याद में ही 25 मई को अब 2024 से मनाया जाएगा वर्ल्ड फुटबॉल डे। ओके, यहां पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करें जिसने घोषणा की है वर्ल्ड फुटबॉल डे को मनाने की, तो ये यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन में से एक है जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी। न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है, और डेनिस फ्रांसिस वर्तमान में इसके प्रमुख या हेड के पद पर है। तो हमारा क्वेश्चन यहां पर वर्ल्ड फुटबॉल डे से है कि कब मनाया जाएगा? 2024 से, तो ये मनाया जाएगा 25 मई को। ओके, आगे बढ़ेंगे। आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया? देखिए इस संस्था की बात करते हैं कि ये क्या है, तो नाम से समझ में आएगा जो एक्स आर्मी ऑफिसर्स हैं उनके लिए और उनके कल्याण के लिए काम करने वाली संस्था है आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये इस चीज के लिए काम करती है कि एक्स आर्मी ऑफिसर्स या एक्स आर्मी के जितने भी लोग हैं, उनके परिवार के जो लोग हैं, उनकी जो कौशल या दक्षता है, जो उनका काम करने का तरीका है, उसको देश के विकास में कैसे आगे चलकर यूज किया जा सकता है। एक्स आर्मी ऑफिसर की बात हो रही, ठीक है ना, तो इसके लिए यह संस्था काम करती है। हाल ही में आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन का शिखर सम्मेलन 2024 में आयोजित किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। ओके, कब? तो इसका आयोजन देखिए मई में किया गया है दिल्ली के मोनेक शाह स्टेडियम में। 2024 का ये शिखर सम्मेलन। इस शिखर सम्मेलन में जो इंटरप्राइज रिक्वायरमेंट से जिन जिन भी उद्योगों को या जिन जिन भी सेक्टर्स के लोगों को जो चाहते हैं कि एक्स आर्मी ऑफिसर्स के कौशल का यूज उनके सेक्टर में किया जा सके, तो उनके मध्य में और इस ऑर्गेनाइजेशन के मध्य में जो डिफरेंसेस है, क्या साथ मिलकर काम नहीं कर पा रहे, उस डिफरेंसेस को कम करने के लिए ये
शिखर सम्मेलन एक मंच के रूप में काम करता है। तो आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो शिखर सम्मेलन है 2024 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ताकि जो आर्मी ऑफिसर है, एक्स आर्मी ऑफिसर, उनके जो परिवार है, जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके परिवार हैं, जो एजेड है आर्मी ऑफिसर और उनके जो परिवार के लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं उनके कौशल का यूज किया जा सके और उन्हें कहीं ना कहीं रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके। यह मोटिव है किसका? आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन का। इसका शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हेनले एंड पार्टनर्स और फर्म न्यू वर्ल्ड वेल्थ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के टॉप 50 सबसे अमीर शहरों की सूची में भारत के कितने शहरों को शामिल किया गया? तो देखिए, हेनले एंड पार्टनर्स ये एक और रिपोर्ट निकालती है, बहुत इंपॉर्टेंट, पासपोर्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आता है ना। तो इसी संस्था हेनले एंड पार्टनर्स और एक और फर्म है फर्म न्यू वर्ल्ड वेल्थ, इनकी एक जॉइंट रिपोर्ट आई है। वर्ल्ड के 50 अमीर शहरों की इन्होंने सूची जारी की, जिसमें भारत के 2 शहरों को शामिल किया गया है, मुंबई और दिल्ली को। ओके, रिपोर्ट आई है दुनिया के सबसे अमीर शहर कौन कौन से हैं, टॉप 50। इसमें भारत के 2 शहर मुंबई और दिल्ली शामिल है। मुंबई को 50 शहरों की लिस्ट में 24th नंबर पर रखा गया और दिल्ली को 37th नंबर पर रखा गया है टॉप 50 में। अब मुंबई की बात करें तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मुंबई में 58,800 करोड़पति फैमिलीज या लोग हैं, और दिल्ली की बात करें तो 30,700 करोड़पति फैमिलीज देखने को मिलती है दिल्ली में। तो दोनों की रैंक पूछी जाएगी। देखिए, यहां पर अमीर गरीब नहीं पूछा जाएगा। तो रैंक है 24th मुंबई की और दिल्ली की रैंक है 37, टॉप 50 अमीर शहरों की सूची में। ठीक है, भारत के 2 शहरों को शामिल किया गया। इस रैंकिंग में सबसे अमीर शहर की बात करें तो ये न्यूयॉर्क है, जहां पर देखिए कुल संपत्ति पूरे शहर में 3 लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा है। सबसे अमीर शहर की लिस्ट में न्यूयॉर्क पहले स्थान पर है। रैंकिंग में अमेरिका का द बे एरिया सेकेंड नंबर पर, जापान का टोक्यो तीसरे नंबर पर। इसके आगे तो पूछेंगे नहीं, तो ठीक है, फिर भी सिंगापुर चौथे और ब्रिटेन का लंदन 5वें स्थान पर है। वैसे पहला याद रखो, और टॉप 2 भारत के कौन से हैं टॉप 50 में, तो दिल्ली और मुंबई, हमारा काम हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने पिरुल पैसे पाओ अभियान की शुरुआत की? तो पिरुल पैसे पाओ कैंपेन शुरू किया है उत्तराखंड सरकार ने। नाम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है तो याद भी हो जाएगा इजीली। और आप सोचेंगे कि ये क्या है, पिरुल पैसे पाओ, हम भी लेके चलते। तो समझना पड़ेगा कि पिरुल क्या है। पहले ये देख लो कि कैंपेन किसका है, उत्तराखंड सरकार का है। देखिए, उत्तराखंड में एक वृक्ष है चीड़। चीड़ के पेड़ की जो सूखी पत्तियां होती है उसे कहा जाता है पिरुल। अब गवर्नमेंट ने ये कैंपेन चलाया है कि भाई जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, जंगल के एरियाज में जो लोग रहते हैं, वो पिरुल इकट्ठा करें, मतलब चीड़ के पेड़ की सूखी हुई पत्तियां इकट्ठा करें और गवर्नमेंट को दे। गवर्नमेंट उसके बदले में उनको पैसे प्रोवाइड करेगी, प्रोत्साहन राशि देगी। अब यार ये अच्छा है, सूखी पत्तियां बीन के आप गवर्नमेंट को दे दो और गवर्नमेंट आपको पैसे देगी। गवर्नमेंट का क्या फायदा है इसमें? तो देखिए क्या होता है कि उत्तराखंड में जंगलों की आग का बहुत बड़ा कारण है पिरुल। पत्तियां सूख जाती है, अब गर्मी में क्या होता है, उन पत्तियों में आग लग जाती है, बहुत जल्दी आग पकड़ने की क्षमता है। तो ऐसे केस में जंगल की आग से बचने के लिए कि भाई ऐसी घटना हो ही नहीं, इन्होंने वहां के लोगों को आदेश दे दिया है कि आप सूखी पत्तियां बीनो, हमको दो, हम आपको पैसे देंगे, ताकि जंगल की आग से बचा जा सके। तो पिरुल लाओ पैसा पाओ उत्तराखंड सरकार का कैंपेन है। अब सरकार पत्तियों का क्या करेगी? तो देखिए, क्योंकि पत्तियों में जलने की क्षमता बहुत ज्यादा है, ज्वलन क्षमता बहुत ज्यादा है, तो उत्तराखंड सरकार ने क्या किया है कि उत्तरकाशी जिले में एक गांव है, चकोरी धनारी गांव, यहां पर 25 किलोवाट का एक बिजली संयंत्र लगाया है और उसमें रॉ माल के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में पिरुल का यूज किया जाएगा, ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सके। तो गवर्नमेंट का भी फायदा, उधर जंगल भी बच गए और इधर इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो गई, और जो लोग हैं उनको भी पैसा मिल गया क्योंकि वो काम कर रहे हैं। ओके, पिरुल लाओ पैसा पाओ उत्तराखंड सरकार का कैंपेन है। एआई स्पोक पर्सन विक्टोरिया शी किस देश में लॉन्च की गई?
तो विक्टोरिया शी जो कि एक एआई स्पोक पर्सन है, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटर के रूप में या स्पोक पर्सन के रूप में इसे जारी किया है, लॉन्च किया है यूक्रेन ने। अब यूक्रेन में गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटर के रूप में वो एआई का यूज करने वाले, एक एआई स्पोक पर्सन का यूज करने वाले हैं, जिसे नाम दिया गया है विक्टोरिया शी। ठीक है ना? तो यूक्रेन गवर्नमेंट ने इसे डेवलप किया है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने विक्टोरिया शी को अपना डिजिटल स्पोक पर्सन नियुक्त किया है। चर्चा में रही लेबर, जन्मजात अमोरसिस। ठीक है, लेबर कंजेनिटल अमोरसिस की यहां पर अमोरोसिस की यहां पर बात की गई है कि ये किससे संबंधित डिसीज है। तो ये विकार है आनुवंशिक नेत्र विकार, आंख से संबंधित डिसीज। नाम दिया गया है लेबर कॉन्जेनिटल अमोरोसिस। ठीक है, इसमें आंखों के अंदर रेटिना प्रभावित होती है। अब आप सोचेंगे कि अभी हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं या फिर ये चर्चा में क्यों? तो देखिए, एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि जिन एडिटिंग के माध्यम से बच्चों में आंख से संबंधित इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है। अब जिन एडिटिंग समझना पड़ेगी। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे डीएनए में बदलाव करके किसी बीमारी का इलाज खोज लिया जाता है। तो यहां पर जिन एडिटिंग के माध्यम से लेबर कॉन्जेनिटल अमोरोसिस का भी इलाज किया जा सकता है, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। यह वंशानुगत बीमारी है, आंखों से संबंधित डिसीज है, जन्मजात अंधापन आता है इस डिसीज के कारण, रेटिना प्रभावित होती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन एडिटिंग के कारण इस डिसीज को, आंख से संबंधित इस विकार को ठीक किया जा सकता है, इसलिए यह अभी सुर्खियों में है। चर्चित दारफूर संकट किस देश से संबंधित है? दारफूर क्षेत्र देखने को मिलता है सूडान में। सूडान एक अफ्रीकी देश है। सूडान का पश्चिमी हिस्सा दारफूर क्षेत्र है। अब प्रॉब्लम यह है कि लास्ट ईयर अप्रैल 2023 से सूडान गृह युद्ध से जूझ रहा है। वहां की जो आर्मी है सूडान की और वहां पर जो लोग हैं विद्रोही, उनका एक गुट है, इनके मध्य में भयंकर हिंसा चल रही है, जिसके कारण पूरा सूडान गृह युद्ध के संकट में, और उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है दारफूर क्षेत्र। अगर आप मैप पर देखेंगे तो यह सूडान अफ्रीका का देश है और इसका पश्चिमी हिस्सा है दारफूर, जो कि लीबिया, चाड और एक और देश है, अभी हम मैप पे देखेंगे, इनसे जुड़ा हुआ है, जो कि रिपब्लिक ऑफ कुछ है। तो बाद में उसके मैप की बात करते हैं। तो अभी यहां पर यह समझिए कि सूडान का पश्चिमी हिस्सा है दारफूर। ठीक है, यहां पर आप समझिए गृह युद्ध के कारण भूखमरी का संकट पैदा हो गया। यूनाइटेड नेशन ने इस चीज को हाल ही में एड्रेस किया कि दारफूर क्षेत्र में, जो कि सूडान का पश्चिमी हिस्सा है, भूखमरी का संकट आ गया है गृह युद्ध के कारण। वैसे तो पूरा सूडान ही बर्बाद है, पर स्पेशली भूखमरी से दारफूर क्षेत्र प्रभावित है। यहाँ के लोग मूंगफली और घास खा के जी रहे, मूंगफली भी नहीं, मूंगफली के छिलके खा रहे और घास खा रहे। समझ रहे हैं आप कितनी बेकार हालत है? तो सूडान का पश्चिमी हिस्सा है दारफूर, जिसे कहा गया है दारफूर संकट। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने हाल ही में इस चीज को एड्रेस किया कि यहां पर भूखमरी का संकट देखने को मिला। अब यहां पर अगर हम सूडान की बात करें तो खार्तूम इसकी कैपिटल है। पड़ोसी देशों की बात करें तो लीबिया, चाड और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ओके, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, शायद मेरे दिमाग से स्लिप हो गया था, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ये तीनों देशों से टच होता है सूडान का पश्चिमी हिस्सा, है ना, जिसकी हमने बात की थी दारफूर क्षेत्र, दारफूर क्राइसिस। सूडान के पड़ोसी देशों की बात करें तो इजिप्ट, लीबिया, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथोपिया और इरिट्रिया, ये सब पड़ोसी देश है सूडान के, और इसकी पूर्वी सीमा जो है रेड सी से टच होती है। ठीक है, रेड सी किन दो सागरों को जोड़ता है? कमेंट में जरूर बताना। वैसे हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कमेंट में बता देना कि रेड सी किन दो सागरों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, वैसे रेड सी बोलना गलत होगा, यहां पर क्वेश्चन ये ले लेते हैं कि रेड सी, है ना, और भूमध्य सागर को कौन जोड़ता है? तो अब यहां पर आप बता दोगे कि कौन जोड़ता है। ठीक है, रेड सी और भूमध्य सागर को कौन जोड़ता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो सूडान के बारे में समझ में आ गया, पड़ोसी देशों के बारे में समझ में आ गया। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चर्चा में रहा किनमैन द्वीप किस महासागर में स्थित है?
किनमेन आइलैंड की बात करें तो यह देखने को मिलता है प्रशांत महासागर। अब सुर्खियों में क्यों है? तो किनमेन आइलैंड है ताइवान का, और चीन ने क्या किया है कि इसके आसपास अपनी आर्मी भेज दी। तो किनमेन पे कब्जा करना चाह रहा है चाइना, क्योंकि ये चाइना के बहुत निकट है। लेकिन द्वीप किसका है, आइलैंड किसका है? ताइवान का। लोकेशन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये है ताइवान, क्लियर दिख रहा होगा, ये है चाइना, और चाइना के पास अगर आप ये एरिया देखेंगे तो ये है किनमेन आइलैंड। तो ताइवान का एरिया है, ताइवान शासित क्षेत्र है, लेकिन चाइना यहां पर अब धीरे धीरे अपनी आर्मी को अपॉइंट कर रहा है ताकि किनमेन को छीना जा सके ताइवान से। तो ताइवान ने वॉर्न किया है चाइना को कि भैया किनमेन आइलैंड हमारा है, छेड़छाड़ नहीं, जहां पर आपकी आर्मी है वापस वहीं भेजो, हमारे क्षेत्र को परेशान नहीं करोगे या हमारे क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश नहीं करो। इसलिए किनमेन आइलैंड अभी चर्चा का विषय है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र, ठीक है। तो समझ में आ गया, प्रशांत महासागर में ताइवान द्वारा शासित क्षेत्र है किनमेन द्वीप। किनमेन द्वीप और चीन का जो एरिया है उसके मध्य में जियामेन की खाड़ी स्थित है। अगर हम मैप पे देखें तो यहां अगर आप देखेंगे तो यहां पर जियामेन की खाड़ी देखने को मिलेगी। ओके, खाड़ी बहुत छोटी है तो अब इसको छोड़िए। किनमेन आइलैंड किस देश का है? ताइवान का। और कहां स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। डन। तो यहां पर 10 मई के सभी करंट अफेयर को हमने डिटेल में समझा, एक एक फैक्ट को समझा। बहुत ही इंपॉर्टेंट था पूरा सेशन, आई होप आपने नोट किया होगा। अब हम बात करेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर की रिवीजन क्लास की, मतलब रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, साहित्य श्रेणी में ऑटोबायोग्राफी के लिए किसे पुलित्जर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये कौन है? क्रिस्टिना रिवेरा गार्जा। सेकेंड क्वेश्चन, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। उर्दू लेखक सलाम बिन रज्जाक का निधन हो गया, इन्हें कब साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? 2004 में। डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स एग्रीमेंट की 30वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ट्रिप्स का पूर्ण रूप ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आंसर ए। हाल ही में किस राज्य ने वेस्ट नाइल फीवर के केसेस के बाद हाई अलर्ट जारी किया? तो ये कौन है? केरल राज्य। किस देश ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के साथ युद्धाभ्यास की घोषणा की है? तो ये कौन हो जाएगा? रशिया। भारतीय सेना और वायुसेना द्वारा गगन स्ट्राइक सेकेंड अभ्यास का आयोजन कहां किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है भारत के पंजाब राज्य में। एशियाई अंडर 22 और युवा मुक्केबाजी, एशियाई अंडर 22 युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? कितने जीते हैं? 43। और मेडल टेली में भारत कौन से स्थान पर रहा? कमेंट में बताना जरा। चर्चा में रहा लॉग बिट क्या है? तो ये क्या है? रैंसमवेयर वायरस से पढ़ा था हमने कल के सेशन में। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल अनसुईया उइके ने स्कूल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की? तो स्कूल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की गई है मणिपुर राज्य में। यह मणिपुर की राज्यपाल है अनसुईया उइके। यहां पर लास्ट डे के सभी करंट अफेयर को हमने रिवाइज कर लिया। कल के क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज अमेरिका में स्थित है, ठीक है, गिर गया था कुछ समय पहले। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। और चिपको आंदोलन हुआ था उत्तराखंड में, वर्तमान उत्तराखंड का एरिया है उत्तराखंड में, और इसके नेतृत्व करता थे सुंदर लाल बहुगुणा। ये 3 क्वेश्चन कल के सेशन के थे, आंसर मिल गए। अब मैं आपके लिए 2 कमेंट ले लेता हूं। देखिए, करंट अफेयर में आपको बता चुका हूं, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप करंट अफेयर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप 1 से 1.5 साल के करंट अफेयर को तैयार कर लीजिए, वही एग्जाम में पूछा जाएगा। अब मैं एक एक का आंसर नहीं दे पाऊंगा क्योंकि काफी कमेंट ऐसे भी देखे थे मैंने कि सर आपने हमारे कमेंट का रिप्लाई नहीं किया। तो मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर लेकर चले, ठीक है। यहाँ पर एक यूजर आईडी का तो यूजर CV4 है, ठीक है। इनका एक क्वेश्चन था कि सर करंट अफेयर को हम कैसे रिवाइज करें, कैसे तैयार करें, बार बार याद रखने में प्रॉब्लम होती है, भूल जाते हैं अगले दिन ही। तो देखिए, जो भी मैं पढ़ाता हूँ आप उसको कॉपी लेके बैठिए, नोट डाउन करते चलिए, मेन जो की पॉइंट्स है उनको नोट डाउन कर लीजिए, और प्रॉपर हर डे के आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे ताकि एग्जाम के पहले आपका क्विक रिवीजन हो जाए।
एग्जाम के पहले 3-5 दिन पहले पूरी जो पोथी हमारी तैयार हुई है करंट अफेयर की, फटाफट उसको रिवाइज करना शुरू किया। तो प्रॉपर 4 लाइन में आप नोट्स को तैयार कीजिए, हर क्वेश्चन के लिए 4 लाइन काफी। कौन बना, क्या बना, किससे रिलेटेड है, बस हो जाएगा काम, है ना। तो प्रॉपर उसको तैयार करना पड़ेगा, नोट्स तैयार करने पड़ेंगे, तभी आप उससे फाइट कर पाओगे, अन्यथा करंट अफेयर आपको बहुत परेशान कर देगा। इसके अलावा एक और कमेंट हमें हर्षी दिलावर का देखने को मिला है। इन्होंने कहा है कि सर 4 ऑप्शन अगर आप रखते हैं तो एक आंसर सही होता है, उसके बारे में आप बता देते, बाकी 3 ऑप्शन के बारे में भी बताया करें, तो वो ऑप्शन भी ऐसे ही रखें। तो देखिए हर्षी, इससे क्या होगा, अगर मैं 3-3 ऑप्शन और बताने जाऊंगा तो ये वीडियो 1 घंटे की बन जाएगी, है ना। तो इसीलिए केवल आप आंसर लीजिए और वही हमारे काम का है। अदर चीजों पर डिबेट करेंगे, उनको समझेंगे तो टाइम जाएगा, उसके लिए अदर वीडियोस आते रहते हैं क्रेजी सेक्रेटरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, तो वहां से देख लीजिए। यहाँ पर हमारा डायरेक्ट टारगेट आंसर पे होना चाहिए ताकि वो हमें याद हो जाए। दूसरों पर अगर हम बातें करने लगेंगे तो टाइम भी जाएगा और फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा, 4-4 ऑप्शन को समझने बैठेंगे। तो हमारा टारगेट होगा आंसर पर। कंफर्म। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा, कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, जेन्युइन अगर आपका कोई डाउट है तो वो मैं लूंगा क्लास में। कल के सेशन में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।